हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीओसी बोलते हैं। तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आज हमारा पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा कि हाउ टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है एंड हाउ टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना है, कैसे आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, किस वे में पढ़ेंगे तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। तो बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चल पहले तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग जीओसी, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम टेक्निक एनालिसिस। शॉर्ट में याद रखना, हम लोग इसको जीओसी बोलते हैं, सीधी सी बात है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इंट्रोडक्टिव पार्ट करने वाले हैं, कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे क्या हम लोग इसको प्रोसीड करें। तो देखिए, पहली सीधी बात ये, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, पहले तो ये जानिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। तो सवाल ये बनता है कि भाई जितने की भी कार्बन के कंपाउंड है, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? तो नहीं, इसकी सीधी सी जवाब है भाई नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन तो होते हैं बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, है ना, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और अपने को मालूम है कि इनके अंदर कार्बन है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम फिर अपने को यह सोचने को पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते, क्या उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डेफिनेशन बनाया गया कि भाई कार्बन हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो। तो कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बात यह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखते हैं कि हर एक चीज में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो और एक खास बात यह है कि भाई कार्बन के पास जो टेट्रावैलेंसी होता है और जो उसकी कैटेनेशन पावर होती है, उसकी वजह से अपने आप में एक यूनिक नेचर दिखाता है। और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि कार्बन सेल्फ कैटेनेशन ज्यादा करता है। सेल्फ कैटेनेशन का मतलब ये हो गया कि खुद से बॉन्ड बनाना, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है कि भाई कार्बन को ही पकड़ के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग करने वाले हैं। बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे और बहुत सारे कंपाउंड अपन जानते हैं कि कार्बन से ही बनेगा। बेसिकली आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपने लेके आया होगा, बट स्टिल हम लोग पूरी जानकारी लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सीधा याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि रिएक्शन वगैरह पढ़ना है, कुछ कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना है और बहुत सारे रिएक्शन हम लोग करने वाले। तो बात करते जरा तो हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये मान के चलो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री अराउंड 200 ऑफ ईयर्स अगो है, करीब करीब 200 साल पुरानी केमिस्ट्री है ये। और पहले जमाने में क्या था, उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या है ऑर्गेनिक, क्या है इनऑर्गेनिक। मतलब वहां के कुछ जो फेमस केमिस्ट हुआ करते थे, उनका ऐसा मानना था कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के कंपाउंड है, एक जो जमीन के नीचे होते हैं, एक जो जमीन के ऊपर है। सीधी सी बात है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है उनको उन्होंने इनऑर्गेनिक का नाम दिया और जो अर्थ क्रस्ट के और सराउंडिंग वगैरह में कंपाउंड थे उनको उन्होंने ऑर्गेनिक दिया। तो उनका कहने का मतलब ये था लोगों का कि भाई जो भी चीज प्लांट से मिलती है, जो एनिमल्स के डेड एनिमल्स वगैरह से मिलता है, उनको हम ऑर्गेनिक में कंसीडर करेंगे। और जो चीजें हम लोग
बोलते हैं ना, जमीन के अंदर से, धरती के अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो भी चीजें, मिनरल्स वगैरह है ना, मिनरल्स जो भी है सबको हम लोग इनऑर्गेनिक का नाम देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन लेके चल रहे थे। तो उस टाइम पे एक बहुत ग्रेट महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था बर्जीलियस। और बर्जीलियस अपने जमाने के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता था। तो बर्जीलियस ने थोड़ा सा थियोरी वगैरह निकाला और अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस दिया, एक थियोरी बनाया। उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली हमको मिल सकता है, किसी प्लांट से या किसी डेड एनिमल से। तो उन्होंने अपने एक थियोरी को बताया कि ये सब एक मिस्टीरियस पावर के थ्रू होने वाला है, नेचर हमको अपने आप देता है। भाई अपने को मालूम है कि जो भी चीजें नेचर देता है उसमें कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भाई प्लांट वगैरह हमसे पहले आए हैं, तो प्लांट वगैरह में जो भी रिएक्शन वगैरह चल रहा है सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अपने को मालूम है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह है। बट बर्जीलियस ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी प्लांट होगा, एनिमल्स होगा, उनसे जो कंपाउंड अपने को मिलेगा उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने और ये भी कहा कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से या फिर आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में व्हाटएवर कहीं पर भी आप इनको बना नहीं सकते। यू ओनली कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड प्लांट सेल और एनिमल्स वगैरह वगैरह, प्लांट एंड एनिमल्स। तो उन्होंने अपने वाइटल फोर्स थियरी नाम दिया, उन्होंने जो ये अपना हाइपोथेसिस वगैरह लिखा उसका नाम दिया वाइटल फोर्स थियरी। और उस वाइटल फोर्स थियरी में बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन लेबोरेटरी और एनीवेयर। ठीक है, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड डेड एनिमल्स। ऐसा बोल के बर्जीलियस ने अपना एक हाइपोथेसिस बना दिया और सभी लोगों ने माना, क्योंकि उस टाइम पे बर्जीलियस का बहुत नाम था। भाई बर्जीलियस अपने आप में एक बहुत महान थे, उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता था। बट कहानी में आ गया ट्विस्ट। आफ्टर करीब करीब 1828 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। उन्होंने क्या किया कि कुछ अमोनियम साइनेट वगैरह कंपाउंड को एनालिसिस कर रहे थे और उन्होंने इसको हीट वगैरह करके एक आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। एंड एट दैट टाइम यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय वोलर इन लैबोरेटरी बाय यूजिंग अमोनियम साइनेट। वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना डाला और जो कि आर्टिफिशियली, एक अमोनियम साइनेट अपने को आज मालूम है कि वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर दिया। तो भाई बर्जीलियस का जो वाइटल फोर्स थियरी था वो तो कोलैप्स हो गया और पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि भाई उन्होंने बोला था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते इन लैबोरेटरी में या फिर एनी कोई दूसरे मेथड से। तब तो भाई वाइटल फोर्स थियरी जो था पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो गया। ये जो वाइटल फोर्स थियरी उन्होंने बनाया था, ठीक है, तो इस वाइटल फोर्स थियरी को तो लोगों ने डिसमिस कर दिया, बोला कि भाई अब ये वाइटल फोर्स थियरी आज तो अपने को मालूम है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एक कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया था, बर्थेलोड नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी मीथेन वगैरह प्रिपेयर कर दिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन होना शुरू हो गया और इसके बाद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो समझो लॉटरी लग गया, बहुत सारे कंपाउंड बनना शुरू हो गया। आज अपने को मालूम है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, लेबोरेटरी में बना सकते हो, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। सो देयर इज टू मच मेथड टू प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाउअडेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो यूजेस है आपको मालूम है, हम लोग मैक्सिमम ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, चाहे अर्ली मॉर्निंग में वगैरह जो भी चीजें सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट हो गया है ना, मॉर्टिन वगैरह, कॉइल वगैरह, कपड़े वगैरह, जो भी क्लॉथ, पॉलीमर, डाइस वगैरह जो भी आप यूज करते हो लाइफ में, मार्कर वगैरह सारी चीजें सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इवन आवर बॉडी इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के सेल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ
ऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का मेटाबॉलिज्म चलता है ना। हर एक चीज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, तो जो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है वो भी हमारा क्या है, एक कंपाउंड है ना। आंखों से जो आप देख पा रहे हो, रेटिनल नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए जो आप देख पा रहे हो। हमारे कान में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिससे हम सुन पा रहे हो। तो दुनिया में जितना भी आप देखोगे मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे में बताते जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऑर्गेनिक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना क्या है। तो हम लोग कार्बन की टेट्रावैलेंसी पढ़ेंगे, कार्बन के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को देखेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वगैरह वगैरह। ओके, तो हमने कुछ हिस्ट्री वगैरह देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो अभी हम लोग कुछ देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले कार्बन को समझते हैं। जैसे कि मुझे मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो देखो, मान लो यहाँ पे ये 1s1 वाला हो गया, ये 2s2 वाला हो गया एंड दिस इज 2p। p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और अपने को मालूम है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेंस शेल में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, या तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो कार्बन बोलता है भाई चारों इलेक्ट्रॉन देना या फिर चारों इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा मैं अगर कहीं शेयरिंग कर लूं तो कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अलग अलग एलिमेंट से। तो ऑक्सीजन क्या है, ये ग्राउंड स्टेट लेवल हो जाता है। जब हम लोग इसको एक्साइट करवाते हैं तो ये बन जाता है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या करता है कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को मालूम पड़ गया। और कार्बन के केस में हम लोग देखते हैं कि कार्बन के पास सेल्फ कैटेनेशन करने की पावर होती है, मतलब खुद से वो 4 कार्बन को अपने पास जोड़ सकता है। वैलेंसी 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। ओके, तो इसके पहले हम लोग, मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करूं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन अल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसको अल्काइन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में हमने चीज पढ़ा था कि जब 2 डिफरेंट लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, उनको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे अपने को मालूम है कि s ऑर्बिटल की एनर्जी p ऑर्बिटल की एनर्जी से डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी लेवल अलग है, बट दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये sp3 बनाता है और ये sp2 बनाता है और ये sp बनाता है, यानी कि यहां पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4sp3 ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, 4sp3 ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं।
यहां पे sp और दो p के ऑर्बिटल मिलके 3sp2 के ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे 2sp ऑर्बिटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अपने को ये मालूम पड़ गया कि भाई कार्बन sp3 में भी है, sp2 भी बनाता है और sp ऑर्बिटल भी बनाता है। तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो याद रखना, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया तो हम बोलेंगे sp3, 3 सिग्मा आ गया तो बोलेंगे sp2, और 2 सिग्मा आ गया तो बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये टर्म्स याद रखना। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। बोलो याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? जैसे मान लो मैंने बोल दिया CH2 CH3 CH3, मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो जरा इसको मैं इलेबोरेट करूं तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इसको पूरा डिटेल में लिखो, एक H एक H एक H एक H एक H। ठीक है, ओके। तो इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी कि ये हो जाएगा sp3। इस कार्बन की बात करूं तो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 4 सिग्मा, तो ये भी हो गया sp3। और इसकी बात करूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो वो भी हो गया sp3। क्लियर हो रहा है? इसको लिखिए, फिर आगे बताता हूं। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। मान लो मैंने बोल दिया C डबल बॉन्ड O, मैंने बोल दिया C डबल ट्रिपल बॉन्ड N H। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। मैंने बोल दिया CCl H H H, मैंने बोल दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, मतलब आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो रूल क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा आ गए तो sp3, 2 आ गए तो sp, 3 आ गए तो sp2। काउंट करो, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, यानी कि 3 सिग्मा, यानी कि 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बोले तो sp2, 3 सिग्मा बोले तो sp2। जैसे मान लो मैं इसके लिए बोला तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा है, 1 पाई 1 पाई, तो 2 सिग्मा बोले तो sp, 2 सिग्मा बोले तो sp, है ना। मान लो इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बोले तो sp3, है ना, 4 सिग्मा बोले तो sp3। इसके लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई, 1 पाई है 1 पाई है, तो यानी कि ये भी हो गया sp और ये भी हो गया sp। ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना। मान लो कुछ लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। बोला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। फटाफट क्रॉस करके सॉल्व करो। और मैंने बोल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन CH2। चलिए इतना बताइए। देखो पहले वाले में 3 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, मतलब sp3। इसके लिए 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड और 1 3 sp2, है ना। अरे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बोले तो sp2।
इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा बोले तो sp, इस कार्बन के लिए बोले तो sp2, इसके लिए बोले तो sp, है ना, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा है, इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा यानी कि sp2। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा यानी कि sp2। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए बोले तो sp3, इसमें बोले तो sp2। अरे देखो ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है। इसके लिए बोले तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2। इसके लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा बोले तो sp, है ना। जैसे मान लो इसमें बोल दिया 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2, है ना। इसके लिए बोला तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2। इसके लिए 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा तो बोले तो sp3। इसके लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले तो sp2। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, आप आराम से हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। भाई याद रखना रूल, 4 सिग्मा बोले तो sp3, 3 सिग्मा बोले तो sp2, 2 सिग्मा बोले तो sp। ये हमेशा याद रखेंगे तो आप किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसको जस्ट लिखिए, इसके बाद 1-2 और एग्जांपल देखते हैं, कॉपी करिए। ये देखते हैं कुछ और एग्जांपल। आपको पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, बोला फाइंड ऑल सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, या फिर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और दिखते हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड, या फिर आपको हाँ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए। तो देखिए यहां पर 3 सिग्मा 1 सिग्मा, ये यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई। तो टोटल 1 और 2 पाई बॉन्ड है, और सिग्मा 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड है। कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 3 और 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11, टोटल 11 बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1 8 9 10, टोटल 10 पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। कैलकुलेट करें। यहां पर देखो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 1 4 पाई बॉन्ड, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड। सिग्मा 1 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा लिखा हूं, पाई है यार, ये पाई है। डबल बॉन्ड बोले तो पाई बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड में 1 पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक है। तो टोटल कितने बॉन्ड होगा इस पे? 1 2 3 4 पाई हो गया। और सिग्मा की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक लेवल की चीज है, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो पहले हम लोग इसको कंडेंस फॉर्मूला से देखते हैं, कंडेंस फॉर्मूला देखते हैं, कंडेंस फॉर्मूला देखते हैं।
दूसरा हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको अपन जिग जैग फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला, ओपन फॉर्मूला, ओपन फॉर्मूला बोल सकते हो, ओपन चैन फॉर्मूला, ओपन चैन फॉर्मूला, ठीक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया H H H C H H C H H C H H C H H H, ठीक है। दिस इज ओपन फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका अगर मैं बोलूं कंडेंस फॉर्मूला लिखने को तो अपन क्या करेंगे, CH3 एक 2 3 4 है तो CH2 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 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 3 टाइम्स CH3, तो 3 2 5 3 2 5। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, 4 कार्बन ये 5 कार्बन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये हम लोग का हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, और ये हमारा हो गया कंडेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं शो करते, डायरेक्ट कार्बन कार्बन, जितने डॉट हैं सबके सब क्या है, कार्बन, जितने डॉट रहेंगे सबके सब क्या रहेंगे, कार्बन, ठीक है। इसको लिखिए तो एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। तो इसको हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए हमारा जो फर्स्ट तरीका होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH, ठीक है। दूसरा CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ऐसे लिख सकते हैं। बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, जितना डॉट है सबके सब क्या है, कार्बन है, जितना डॉट है सबके सब कार्बन है। इसको नंबरिंग कर लो अगर, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड कर दो। 4 एंड 5 के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 एंड 5 के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड कर दो, एंड दिस इज आवर बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंड। समझ में आ रहा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिखा मैंने, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3 Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने लिख दिया C2H5, यहां पर लिख दिया NO2। चल, इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रेट वाला भी 8 है, ऐसे आने में भी 8 है, तो हम लोग एक काम करेंगे 8 बॉन्ड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो रहा है। नंबरिंग कर लो तो बेस्टरिंग होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। ओके, तो 1 एंड 2 पे देखोगे तो 2 बॉन्ड है, तो 2 पे एक यहां से कर दो, एक यहां पे कर दो, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। 3 पे तो इसको भी नंबरिंग कर लो तो बहुत आसान रहेगा, इसको भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चल, और क्या है, 3 और 4 में एक डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 में एक डबल बॉन्ड कर लो, बहुत अच्छा, ठीक है। 5 पे एक क्लोरीन है, 5 पे एक क्लोरीन है, 5 पे एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक Cl कर लो, और एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक CH3 कर लो। समझ में आ रहा है। 6 पे
एक NO2 है तो इसको एक NO2 कर लो, और एक C2H5 है, C2H5 कर लो। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको एक ऐसे भी कर सकते हो, या तो इसको एक ऐसे कर लो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बीच में 3 बॉन्ड है तो इसको एक ट्रिपल बॉन्ड कर लो। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो आप बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, लिख कर आना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CL CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला आप कर लेना। ये आपके लिए होमवर्क, नहीं आएगा तो कमेंट करना मुझे। ठीक है, अच्छा, तो ये सब तो बेसिक बातें हो गई कि हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया कार्बन का, कार्बन में कैसे हम लोग sp sp2 sp3 को, हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वगैरह, हमने बहुत सारी बात कर ली। अच्छा, एक और चीज होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन, है ना। तो रिप्रेजेंट, मान लो मैंने लिख दिया मीथेन, तो मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अभी हम लोग सब सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, दिस इज मीथेन। ठीक है, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। मतलब कैसा, देखो और नहीं, चलो, तो एक कार्बन सेंटर पे है, तो एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक इधर से है। तो ये तीनों टेट्राहेड्रल ही होते हैं, ये इस तरीके से मान लो, ओ ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऊपर एक कार्बन और है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे शो करते हैं, एक कार्बन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ठीक है, एक को हम लोग इंडिकेट करते हैं डैश लाइन से, और एक को इंडिकेट करते हैं वेज लाइन से। ठीक है, इसका मतलब होता है अबोव द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है, अबोव द प्लेन, और इसका मतलब होता है बैक साइड ऑफ प्लेन। मतलब ये दोनों जो है एक ही प्लेन में है, ये दोनों कैसे हैं, एक प्लेन में है, एक बोर्ड के अंदर है ये वाला, और ये वाला कैसा बोर्ड के बाहर है। तो ये टेट्राहेड्रल हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जब कभी भी डैश में होगा तो समझ जाना प्लेन के बैक साइड में है, जब कभी भी वेज में होगा, डार्क वेज में होगा तो बोल देना बोर्ड के सामने है। इस तरीके से हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन की बात करूं मैं, तो जो अपन रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है भैया, देखो, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है। उस रिएक्टेंट में हम लोग डालते हैं रिएजेंट। डालते क्या है भाई, रिएजेंट। रिएजेंट डालने के बाद अपने को एक इंटरमीडिएट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरमीडिएट। और उस इंटरमीडिएट की तुरंत बाद अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये जो रिएक्टेंट होता है इसको अपन सबट्रेट भी बोलते हैं, सबट्रेट। मतलब हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट होगा, उसमें हम लोग कुछ रिएजेंट ऐड करेंगे, इसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है। तो क्या होता है रिएक्शन में, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है जिसको अपन सबट्रेट बोलते हैं, उसमें कुछ अमाउंट हम लोग रिएजेंट ऐड करते हैं, कुछ मिली सेकेंड के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिससे हम लोग रेट डिटरमाइन स्टेप को फॉर्म करते हैं। मतलब जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा उससे अपने को मालूम पड़ता है कि हमारे जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है, कितना तेजी से फॉर्म होगा, आने वाला प्रोडक्ट कितना स्पीड में बनेगा। और जैसे इंटरमीडिएट बनता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चल रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो पहला हम लोग ले लिए हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, है ना, एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, और क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव।
समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कंपाउंड हो सकते हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड एंड उसके डेरिवेटिव, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटोन वगैरह, है ना। और मान लो हेलोजेंस के डेरिवेटिव हो सकते हैं, हेलोजेंस के डेरिवेटिव हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो बेंजीन वाला, जैसे मान लो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये सब हमारे सब्सट्रेट हो सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, हम बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, दुनिया भर के हैं। ऑक्सीजन के कंपाउंड जैसे मान लो अल्कोहल हो गया, है ना, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, बहुत सारी चीजें। हाइड्रोजन के डेरिवेटिव मतलब अल्काइल, हैलाइड वगैरह हो गए, है ना। नाइट्रोजन के जैसे मान लो अमाइन हो गए, अमाइड हो गया, तो ये सब हमारे डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक। और रिएजेंट की बात करूं तो जैसे हमारे पास मान लो NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, कुछ बेस हो सकते हैं, कुछ एसिड हो सकते हैं, HCl, HNO3, है ना, H2SO4 वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंटरमीडिएट भी रिएजेंट हो सकते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट क्या क्या बनते हैं? देखो, कार्बोकटायन, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कार्बोकटायन पढ़ सकते हैं, कार्ब अनायन बढ़ेंगे, है ना, फ्री रेडिकल बन सकते हैं, फ्री रेडिकल बन सकते हैं, बेंजाइन बन सकते हैं, बेंजाइन, कार्बीन बन सकता है ना, नाइट्रीन बन सकता है, एंड दिस आर आवर इंटरमीडिएट, जिसका शॉर्ट लाइफ होता है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है, 10⁻⁵ सेकेंड का, करीब करीब, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे बनेंगे, बाय प्रोडक्ट भी बहुत सारे बनेंगे। अच्छा, इन्हीं के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, जो TS1 या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो TS1 और TS2 में होता है। इसी के साथ साथ इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट हम लोग सारे बेसिक बात को जानेंगे, सारी बेसिक बातों को समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख लिया है, आई होप कि आपको बेसिक बातें तो समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करने वाले हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, दुनिया भर की चीजें देखेंगे। इसके बाद कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे, आइसोमेरिज्म करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो हमारे हिसाब से ऑर्गेनिक को एकदम डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपका 11th अच्छा नहीं रहा तो आप 12th में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको 11th बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, बहुत सारे MCQ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको, और बहुत सारी ऐसी चीजें याद करनी पड़ेगी जो आपको 12th में काफी हेल्प करने वाली हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक तगड़ा करना है, मजबूत करना है, तो आपका 11th का कॉन्सेप्ट एकदम भी क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, हर एक एग्जाम्पल के आपको टाइप्स ऑफ MCQ सॉल्व करने आना चाहिए। ये सब जो बेसिक बातें हैं, इवन ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होते हैं कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, उनके बीच में क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या मैकेनिज्म होने वाला है, एवरीथिंग यू विल नो। और एक खास बात क्या है, तो ये सब बेसिक बातें तो हमने कर लिया। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी हमने किया बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो मतलब क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कैसा हो गया कि क्लासिफाई करेंगे किस किस तरीके के अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो ओपन चेन होंगे, है ना, कुछ साइक्लिक में होंगे, कोई साइकिल होगा तो उसके बीच में कोई और एलिमेंट होगा, है ना। तो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो क्या है ना बच्चों, हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके,
ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये अपने को दो तरीके के देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक जो एलिफैटिक होगा, एक कैसा होगा, एलिफैटिक, एक अपने को देखने को मिलेगा एलिफैटिक, ओके, और दूसरा होगा साइक्लिक। एलिफैटिक और साइक्लिक। इस एलिफैटिक को अपन ए साइक्लिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक को अपन क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक, ठीक है। या तो इसके अलावा अपन इसको ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, क्लियर है। साइक्लिक को अपन क्लोज चेन बोलते हैं, क्लोज चेन। साइक्लिक को क्लोज चेन या फिर रिंग भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। तो पहला होगा एलिफैटिक यानी कि ए साइक्लिक, जिसमें कोई साइकिल वगैरह नहीं होगा। दूसरा साइक्लिक होगा। दो तरीके याद रखने का, साइक्लिक और ए साइक्लिक। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। ये जो साइक्लिक वाला होता है ना, इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो साइक्लिक वाले होते हैं इनको अपन फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक कैसा होता है बाबू, होमोसाइक्लिक, ठीक। इस होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर, बहुत अच्छा। ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं इनको फर्दर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक का मतलब एक ही तरीके का साइकिल, मैं सब डिटेल में बताता हूं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, होमोसाइक्लिक में हम लोग पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। ये जो एरोमेटिक होते हैं ना, इनको अपन फिर से दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं कि वो बेंजीनॉइड होगा, बेंजीनॉइड, या तो फिर नॉन बेंजीनॉइड होगा। क्लियर हो रहा है, या तो बेंजीनॉइड होगा, नॉन बेंजीनॉइड। अभी सब बता दो, पहले क्लासिफाई कर ले। चल, ये जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक हेट्रोएलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या बोला, अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन यानी कि एकदम सिंगल होगा, एक स्ट्रेट चेन में होगा, कोई साइकिल वगैरह नहीं होगा। साइक्लिक वाले में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें भी सब में साइक्लिक होगा। फिर अपन बोलेंगे कि साइक्लिक वाले जो होते हैं उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होमोसाइक्लिक होगा तो एक हेट्रोसाइक्लिक होगा। यहां पे होमो का मतलब हो गया सेम, सेम का मतलब होगा कि सेम एलिमेंट होंगे, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन ही रहेगा, तो ऐसे वाले को हमने बोल दिया होमोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या, कार्बन से पूरा रिंग बना है, बीच में कहीं एक नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक बोल देंगे। अब ये होमोसाइक्लिक वाला फर्दर डिवाइड है दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसा डिवाइड है, एक है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एली का मतलब होता है सिंगल चेन, एली का मतलब हो गया एलिफैटिक, इसको हम लोग दो पार्ट में बोल सकते हैं। एली का मतलब हो गया सिंगल, यानी कि कार्बन एकदम सिंपल ही होगा, सिंपल कार्बन होगा, बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधा कार्बन है तो एक कार्बन अपने आप में रिंग बना लिया, ऐसे को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक।
एरोमेटिक का मतलब क्या, एरोमेटिक हो जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा उसमें, पाई सिग्मा पाई वगैरह बढ़िया खासा कॉन्जुगेशन आ जाएगा उसमें, प्लेनर का उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनारिटी आ जाएगा, और साइक्लिक हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हकल्स रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे देखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को अलग पढ़ेंगे। अब भाई एरोमेटिक है तो वो भी दो तरीके का होगा, एक बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन, अगर बेंजीन कहीं है या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव बना है तो उसको अपन बेंजीनॉइड बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास हैं जो एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन जैसे नहीं होते। बेंजीन है 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन हो, बेंजीनॉइड हो, उसके अंदर अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनारिटी होनी चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करे तो बेंजीन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिसिटी भी होता है, हकल्स रूल को भी फॉलो करता है, बट दे आर नॉट बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है। तो उनको हम नॉन बेंजीनॉइड वाले कैटेगरी में पढ़ेंगे और एक बेंजीनॉइड होगा जिसमें हम लोग बेंजीन वाली कैटेगरी में पढ़ेंगे। नाउ हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यहां पे हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है, और साइक्लिक का मतलब साइकिल। तो ऐसा साइकिल होगा जिसमें कोई डिफरेंट या कोई डिफरेंट एलिमेंट आके हो जाएंगे। मान लो मैंने 6 कार्बन का एक चेन बनाया, एक साइकिल बनाया, उस 6 कार्बन में कहीं एक कार्बन को निकाल के किसी दूसरे एलिमेंट को लगा दूं तो उसको अपन बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और 6 कार्बन का एक रिंग बनाया जिसमें 6 के 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। सिंपल डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है। इसको आप लिखिए, इसके बाद हम लोग एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर है, जल्दी लिखिए। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमने अभी 4 बनाया उसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके का कंपाउंड बोल रहा है अपने को करने को, ठीक। पहला हमने क्या देखा, एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन। तो हम लोग पहले बात करेंगे एलिफैटिक का। एलिफैटिक, नाउ एलिफैटिक का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3, सिंगल एक कार्बन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे वाले को अपन बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए नाम याद रखना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3, तो 2 कार्बन है तो इसको अपन बोल देंगे इथेन, है ना। मान लो CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दिया, इसको बोलेंगे N ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, N ब्यूटेन। एलिफैटिक का मतलब सीधा सीधा चैन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बट दे आर नॉट साइकिल। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को आके मिलना नहीं चाहिए। साइकिल का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से स्टार्ट करो फिर से वहीं पर आके अगर एंड हो जाता है तो उसको साइकिलिक बोलेंगे, बट दे आर इज नॉट। मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, दिस इज नॉट और साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है, कैसा भी आप बना सकते हो। मान लो इस तरीके से लिख दिया तो ये भी सबके सब क्या हो जाएंगे, एलिफैटिक या फिर ओपन चेन, ओपन चेन। समझ में आ रहा है, यही है ओपन चेन। दूसरा हमने क्या देखा, साइक्लिक। साइक्लिक देखा ना, साइक्लिक। साइक्लिक में अपन 2 चीजें देखते हैं। साइक्लिक में हम लोग 2 चीजें देखते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा होमोसाइक्लिक होगा, और दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक में हमने अभी 2 देखा ना, 2 चीजें याद करो, 2 चीजें क्या क्या देखे। पहला हमने देखा एलिसाइक्लिक और दूसरा देखा एरोमेटिक, है ना। और हेट्रोसाइक्लिक में हमने क्या क्या देखा, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। हेट्रोसाइक्लिक में हमने देखा हेट्रो एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या देखा, हेट्रो एरोमेटिक, है ना। हाँ, एरोमेटिक में हमने 2 चीजें देखा। छोटा सा लिखूंगा यहीं पे, बेंजीनॉइड, क्योंकि आपने लिखा है ना कि नहीं लिखे हो, लिखे ना। और दूसरा हमने देखा नॉन बेंजीनॉइड। बहुत अच्छे, बस ठीक है, एक एक को देखते। पहला हम लोग बात करेंगे होमोसाइक्लिक का। यहां पे मैं सब समझाऊंगा, इसको ऐसे रहने देते। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जैसे मान लो मैं एलिसाइक्लिक की बात करूं, एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक क्या होंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। एकदम सिंपल सा साइकिल है, देखो एक यूनिट से यूनिट खत्म हुआ है, साइकिल है। एलिसाइक्लिक मतलब एकदम ओपन वाला साइकिल है, मतलब कोई भी कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन वगैरह। सेकेंड हम देखेंगे एरोमेटिक। अब अपन देखेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमने बोला दो चीजें देखेंगे, एक बेंजीनॉइड देखेंगे, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बेंजीनॉइड का। अ कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग इन सेल्फ, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, मान लो यहां पर लिख दिया NH2, ये बेंजीन है। बेंजीन एक सेल्फ बेंजीनॉइड होता है ना, ये देखो ये बेंजीनॉइड हो गया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर लिख दिया OH, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे बना के यहां पर लिख दिया CH3, तो ये सब के सब क्या है, बेंजीनॉइड है। इसका नाम होता है एनिलीन, नाम याद रखने का, इसका नाम क्या होता है एनिलीन, या बेंजामाइन भी बोलते हैं, कॉमनली ज्यादा फेमस होता है। इसको अपन बेंजीन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हो, फिनॉल। इसको बोलते हैं टोल्यून, इसको क्या बोलते हैं, टोल। ऐसे बहुत सारे अपने पास कंपाउंड है जो बेंजीनॉइड होते हैं। अगर इसमें आप देखोगे 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पहला कंजुगेशन क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है, ठीक है। कॉन्जुगेशन बढ़िया, देखो पाई सिग्मा पाई, मस्त कॉन्जुगेशन है। हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, 2 4 6। हकल्स रूल क्या बोलता है कि किसी में भी 2 6 10 14, ठीक है, 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन उनको बोलते हैं बेंजीनॉइड। सब में देखोगे तो 6 कॉमन है। जैसे मैंने बोल दिया ऐसा, ठीक है, ये बना दिया, ये भी एक बेंजीनॉइड है। नैप्थिलीन है ना, एंथ्रासिन, देखो एंथ्रासिन, 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कितने, 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बाबू। इसको अपन बोलते हैं एंथ्रासिन। एंथ्रासिन आप देखोगे हर जगह बेंजीन कॉमन है, बेंजीन कॉमन है, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड। एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, इसको भी देख लो यहीं पर छोटे में, नॉन बेंजीनॉइड। व्हाट इज अ नॉन बेंजीनॉइड, ऐसे रिंग जिसमें बेंजीनॉइड ना, कंपाउंड एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है, एरोमेटिसिटी है लेकिन बेंजीन नहीं। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, 1 2 3, देखो एरोमेटिसिटी है, और यहां पर मैंने ऐसा लिख दिया पाई सिग्मा, बढ़िया। इसको अपन बोलते हैं ट्रोपॉन, क्या बोलते हैं, ट्रोपॉन, ठीक। इसी के जैसे एक सिमिलर इसका भाई है, उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। मान लो यहां पर ये कर दिया, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर एक O, यहां पर एक OH, यहां पर एक पाई, इसको बोलते हैं ट्रोपोलॉन, क्या बोलते हैं, ट्रोपोलॉन। क्लियर हो रहा है। साइक्लिक किसको बोलेंगे, पहले ओपन देखो, एलिफैटिक किसको बोलेंगे, जिसमें सिंगल कार्बन चयन होगा, जिसमें सिंगल कार्बन चयन होना चाहिए, जैसे CH2 CH3 CH2 वगैरह ऐसा लंबा 10 चयन तक अपन पढ़ते हैं, उसको अपन एलिफैटिक बोल देंगे। साइक्लिक में हम लोग 2 चीजें देखते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की बात करेंगे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बोले तो ऐसा चयन जिसके अंदर रिंग हो और सब एक ही कार्बन के बने। इनको कार्बोसाइक्लिक इसलिए बोला क्योंकि देखो कि सब के सब कार्बन है, सबके सब कार्बन है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको अपन ने बोला एलिसाइक्लिक, ठीक। एरोमेटिक में हमने 2 चीजें देखा था, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड।
बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसको हम लोगों ने बेंजीनॉइड बोल दिया। दूसरा हमने देखा नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें अपन ट्रोपॉन और ट्रोपोलॉन पढ़ते हैं। फटाफट कॉपी करिए। तो चलिए आखिरी वाला देखते हैं, हेट्रो एटम का। अभी हमने देखा ना हेट्रोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग दो चीजें पढ़े थे, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक, पहला क्या आता है हेट्रो एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या आता है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो पहले हेट्रो एलिसाइक्लिक की बात करेंगे। हेट्रो एलिसाइक्लिक, देखो हेट्रो का मतलब क्या, डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन के अलावा। एली का मतलब कि सिंगल होगा, मतलब इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंगल कार्बन कार्बन एक दूसरे को sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ऐसा मान के चलो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक बॉन्ड ऐसे बना दिया। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं हम लोग THF। क्या बोलते हैं? THF। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको हम लोग बोलते हैं पिपरीडीन। क्या बोलते हैं? पिपरीडीन। देखोगे तो यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन है ना, सबके पास हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन, वो तो बात की बात है, फिर भी ये sp3 आ जाएगा, ठीक है। पिपरीडीन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसी का एक डेरिवेटिव होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया ऑक्सीजन, और इसके अंदर एरोमेटिसिटी होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। एक और हम लोग बनाएंगे पिपरीडीन, जस्ट डेरिवेटिव होगा, जिसको अपन पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है पिरिडीन, पिरिडीन। आप इसको ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज करने वाले हो, पिरिडीन, फ्यूरान, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पाई सिग्मा पाई, मस्त एरोमेटिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, कर्सर को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, लेकिन हेट्रो एटम है। देखो नाइट्रोजन आ गया ना बीच में, नाइट्रोजन आ गया, देखो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, बाकी सब कार्बन है, बीच में नाइट्रोजन, इसलिए इसको अपन हेट्रो बोल दिए। हेट्रो मतलब एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, उसको हेट्रो बोल दिए। एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हम लोग हेट्रो बोल दिए। तो बच्चों ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार आप देख लीजिएगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, जितने भी हमारे 11th और 12th में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका IUPAC नोमेनक्लेचर करना अच्छे से सीखेंगे। एक एक एग्जांपल को मैं आपको डीप में समझाता जाऊंगा, अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ चीजें आपको खुद से करने के लिए बोलूंगा, कुछ होमवर्क रहेगा तो आप सब कर लीजिएगा, और पढ़ाई वगैरह करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।